नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। बीजापुर जिले में रेत को लेकर सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस द्वारा लगाए गए आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार करते हुए कांग्रेस विधायक विक्रम शाह मंडावी को सीधे कटघरे में खड़ा कर दिया है। मंगलवार को अटल सदन यानी कि भाजपा कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में पूर्व मंत्री महेश गागड़ा ने कहा है कि बीजापुर की भोली भाली जनता को गुमराह करने का खेल अब ज्यादा दिन नहीं चलेगा। सच यह है कि कांग्रेस की सरकार और स्थानीय विधायक मंडावी के संरक्षण में ही रेत का कारोबार फलता फूलता रहा है। जिस समय नीलामी हुआ, नियम प्रक्रिया हुआ, जिस समय उसका एग्रीमेंट हुआ होगा, जिस ठेकेदार के साथ शासन ने एग्रीमेंट किया होगा, उस समय नियम शर्त रहा होगा। सरकार उस समय कांग्रेस की थी और उस समय माननीय विधायक जी भी स्वयं विधायक भी थे और दोबारा जीत के आए, तो उनको खुद बताना चाहिए था कि उसमें किस नियम प्रक्रिया में हुआ था। उस समय जब हुआ, समय विधायक जी क्या कर रहे थे, उस समय विधायक जी तय नहीं था क्या? कई बार मुख्यमंत्री के यहाँ पे लाया, दिखाया गया, बताया गया। उस समय उस मापदंड का पालन हुआ नहीं हुआ, कमी तो उनकी कांग्रेस सरकार में रही। तो कांग्रेस की जो कमी थी तो आप खुद बता रहे हैं। इसका मतलब ये है कि कांग्रेस सरकार के नीति में और नियत में खोट था, ये स्पष्ट है। खनिज विभाग ने टेंडर किया था, खनिज डिपार्टमेंट ने भंडारण का परमिशन दिया है। तो उस समय का और माननीय विधायक जी हैं, तो मुझे लगता है कि मैनुअल पढ़ लेना चाहिए और जो नियम शर्त है वो पढ़ लेना चाहिए। कोई भी बताएं, क्योंकि आज भी विधायक कोई है कांग्रेस। जिस समय कांग्रेस सरकार थी उस समय भी लाइन लगे थे, वहां से पत्रकार साथियों के साथ गाली गलौज धमकी तक भी बात आई थी। जब जिस समय दुर्ग में एनएचएम कर्मचारियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। बता दें कि स्वास्थ्य विभाग ने कर्मचारियों को मंगलवार तक ज्वाइन करने का अल्टीमेटम दे दिया है था और चेतावनी दी थी कि अगर ड्यूटी पर जो है वापस नहीं लौटे तो उनकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएंगी। लेकिन चेतावनी के बाद भी एनएचएम कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर जो है हड़ताल पर डटे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने वादे तो किए लेकिन उन्हें पूरा नहीं किया गया। साथ ही आपको बता दें कि कर्मचारियों ने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें नहीं मानी गई तो वे राज्यपाल से मिलकर सामूहिक इच्छा मृत्यु की मांग करेंगे और लगातार अपनी मांगों पर डटे रहेंगे। सर, अगर वाली बात ही नहीं है। आज हमारा लास्ट दिन हमको टर्मिनेशन के लिए दिया हुआ है और आज आप खुद देख सकते हैं भीड़ हमारे कितने से। जो साथी शुरू से आ रहे हैं वो अब भी वैसे ही आ रहे हैं। और रही बात आगे क्या करने की, तो वैसे भी शोषण भरे शासन काल में हमने देख लिया सर, हमने अपना जी जान लगा दिया। कोरोना जैसे समय में हमने सारा अपना परिवार छोड़ के इस रास्ते में आए थे। आज उन्हीं शासन देखिए, हमारे मंच में आके उन्होंने वादा किया था। आज जब उनकी बात आ रही है तो वो हमको धमकी दे रहे हैं कि नौकरी से निकाल देंगे। इस नौकरी से जैसे भी मानसिक तनाव हम लोग रोज झेल रहे हैं, आर्थिक तनाव तो हमको है ही, साथ में मानसिक तनाव। आज हमको इससे मुक्त भी करेंगे तो हम अपना जीवन कम से कम नया शुरुआत तो करेंगे। इनके चंगुल में फंस के अगर रहे तो जीवन हमारा जंजाल हो चुका था और आगे भी हमारा कोई भविष्य नहीं था। तो वैसे भी शासन हम पे कोई एहसान नहीं कर रहा है हमको ये नौकरी देके। हम अपने मांगों को लेकर आए हैं, जायज मांगों को, जो हमने सेवा किया है, इसलिए आज हम इसलिए यहाँ पे लड़ने के लिए उपस्थित हैं। मेरा नाम भोज देशमुख है, मैं सीएचओ प्रकोष्ठ का संभागीय अध्यक्ष। आज हम लोग सामूहिक इच्छा मृत्यु के लिए निवेदन करेंगे राज्यपाल महोदय से। पर मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज हमारी टीम ये भी डिसाइड करेगी कि राज्यपाल जी से हम इच्छा मृत्यु से पहले एक मुलाकात करना चाहते हैं। उनसे हम अपना निवेदन और अपनी पीड़ा को हम बताना चाहते हैं कि हम क्यों इच्छा मृत्यु चाहते हैं। उन्हें पता तो हो कि ये इतना बड़ा कदम कैसे उठा रहे हैं। तो हम इतना बड़ा कदम उठाने से पहले अपने जीवन की उन्हें गाथा सुनाना चाहते हैं जो 15 से 20 वर्षों की है। उसके बाद ही हम बोलेंगे कि अब आप ही निर्णय लीजिए कि ऐसी स्थिति में हम कैसे जीवित रहेंगे। जेल भरो आंदोलन ये है कि हमारी मांगों को लेके और जो हमें सस्पेंड किया गया है उसके चलते हम लोगों ने जेल भरो आंदोलन भी होगा, क्योंकि सारे लोग रायपुर जिले में एकत्र होंगे, पूरा 33 जिला। तो वही शासन उसी के मतलब उसी में हम लोग जेल भरो आंदोलन इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि शासन को हम ये दिखाना चाहते हैं आज भी हम एकजुट है, आपकी तानाशाही हम पर हावी नहीं हुई है। राखी चतुर्वेदी, एनएचएम कर्मचारी।
दुर्ग में मुआवजा राशि को लेकर किसानों ने मोर्चा खोल दिया है। बता दें, ग्राम नगपुरा से भारी संख्या में किसान जो है दुर्ग संभाग कार्यालय पहुंचे, जहां पर संभाग आयुक्त से जो है मुलाकात कर मुआवजा राशि दिलाने की गुहार लगाई है। पावर ग्रिड कॉरपोरेशन द्वारा 400 के जो है बी ट्रांसमिशन टावर खेतों में लगाया जा रहा है और 400 केवी के साथ साथ जिससे किसानों के खेतों में फसल खराब होने की संभावना हो जाती है, जिसको लेकर कॉरपोरेशन के द्वारा मुआवजा राशि किसानों को दी जाती है। लेकिन 1.5 साल बीतने के बाद भी किसानों को मुआवजा राशि नहीं मिली है। वहीं अगर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन की बात करें तो उन्होंने मुआवजा से संबंधित जो है 3 करोड़ 24 लाख रुपए एसडीएम कार्यालय में जमा कर दिए हैं, जिससे लगभग 1 साल हो चुका है और लेकिन अभी तक जो है राजस्व विभाग ने ग्रामीणों को उनका मुआवजा नहीं दिया है। उनकी मांग है कि शासन संबंधित नियम के आधार पर उचित मुआवजा दें। हमने बताया आपको ग्राम सूचना एसडीएम द्वारा निकाला गया है, सारे एसडीएम, क्योंकि ये लाइन जो है 4 जिला से होकर जा रही है, केवल दुर्ग नहीं, ये 4 जिला, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद और धमतरी, ये 4 जिला से होकर के जा रही है। तो इसमें जो भी नियम है वो चारों डिस्ट्रिक्ट में एक जैसे हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ नगपुरा या उसमें है, ऐसा करके, है ना। और सारे लोगों को आम सूचना जारी की गई है, पेपर न्यूज़ में निकाला गया है। अगर इनमें किसी गांव वालों को ऑब्जेक्शन है तो वो भी हमको 2 महीने के अंदर में देना था। जब कोई भी किसी प्रकार का कोई विरोध या वो नहीं आया है, फिर जा करके हम 164 निकालते हैं, है ना। 164 में फिर सीए एक ऑर्डर निकालता है कि अब ये लाइन इस गांव से जा सकती है। कभी कभी क्या होता है, कोई गांव में फॉरेस्ट रहता है, कुछ क्या रहता है, तो उनका ऑब्जेक्शन आता है, बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। फिर जाकर के हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अप्लाई किया, फिर जाकर के उसका परमिशन मिला, देन फिर लोकल एसडीएम द्वारा आम सूचना निकाली। हाँ, इसमें 2016 के अनुसार जो भी टावर के नीचे है उसका 85% और जो तार के नीचे है उसमें 15% भूमि मुआवजा का प्रावधान है। जो ट्रीज है वो सरकार के नियम के अनुसार जो पेड़ों का जो मूल्य है वो पूरा उनको दिया जाएगा और पेड़ भी उनका रहेगा, क्योंकि विद्युत है जो कि कोई भी ऊंचा स्ट्रक्चर या फिर पेड़ हो या मकान हो वो उसके नीचे नहीं रह सकता, वो मतलब खतरा रहता है, तो वो भी हमको निकालना पड़ता है। ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन मतलब बनाने के टाइम में फसल खड़ी रहती है, नुकसान होता है, तो जो भी फसल है उसका पूरा पका हुआ रेट का जो वैल्यू है वो हम उसको प्रदान करते हैं। ये नहीं कि कम है या ज़्यादा है, ऐसा नहीं है। अगर उन्होंने बुआई कर दिया है और उस टाइम बना रहे हैं तो हम पूरा पके हुए रेट का हम उसको देते हैं। जी, तो ये प्रावधान है। मेरा नाम ओम प्रकाश चंद्रम है, मैं उप महाप्रबंधक हूँ और इस लाइन को साइट इंजीनियर के तौर पे। हम लोग दुर्ग के संभाग आयुक्त जी से मुलाकात किए। चूंकि मामला मुआवजा से संबंधित है, दुर्ग जिले में 19 गांव में लगभग 1650 किसान विद्युत टावर लाइन 400 केवी वाट से प्रभावित हुए हैं। यह मामला पूर्व विगत 2 साल पुराना भी है। चूंकि उस समय काम इन लोग चालू किए थे तो किसानों के खेत में जबरदस्ती घुसकर इन्होंने टावर लाइन भी गड़ाए। फिर उसके बाद अभी विगत कुछ महीने पहले मोदी जी आए थे तो लाइन भी चालू कर लिए हैं, पर किसानों को मिलने वाली मुआवजा राशि रोपवे का और विद्युत बेस टावर का अभी तक किसानों को पैसा नहीं दिया गया है। हम लोग जब जिला कलेक्टर या एसडीएम कार्यालय जाते हैं तो उनका स्पष्ट एक बयान रहता है कि हम लोग नगपुरा क्षेत्र के किसानों को बांट दिए हैं, 2 गांव बचा हुआ है करके मचांदुर के किसान को बताते हैं। नगपुरा के किसान जाते हैं तो उनको बताते हैं कि संबंधित हम लोग मचांदुर क्षेत्र में बांट दिए हैं, आपके 2 क्षेत्र का पैसा बचा हुआ है। जबकि मैंने दोनों क्षेत्रों में गया हूँ, किसानों से मिला हूँ। किसानों का स्पष्ट कहना है कि आज तक मुआवजा राशि के रूप में 1 रुपया पैसा हम लोग को नहीं मिला है। ऐसा क्यों गुमराह संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर, एसडीएम कार्यालय से तहसीलदार क्यों कर रहे हैं, आखिर ये सबसे बड़ी सवाल है। आयुक्त महोदय जी को हमने बताया संबंधित मामले पे। दूसरा हमारा कहना है कि 10 मार्च 2025 की एक शासन आदेश है जिसमें रोपवे का 30%
और टावर बेस लाइन का 200% मुआवजा राशि का निर्धारित तय हुआ है। चूंकि हम लोग को मुआवजा अभी तक नहीं मिला है, तो हमारा कहना है कि मुआवजा नहीं मिला है तो इस शासन आदेश में हम पात्रता रखते हैं और उसी पात्रता के आधार पे हमें मुआवजा राशि मिलना चाहिए। संभाग आयुक्त साहब ने हमारी मांगों को समर्थन करते हुए बोले कि ठीक है, मैं इस संबंधित मामले पे संबंधित क्षेत्र के जिला कलेक्टर एसडीएम कार्यालय से मैं बात करता हूं। साहब ने ये भी कहा, हमने बोले कि हम ठीक है, जो भी बातचीत है आप बताइएगा, हम लोग एक हफ्ते बाद और आएंगे। साहब ने स्वतः कहा है कि ठीक है आप लोग आइए, ऐसा करके उन्होंने आश्वासन दिया है। हाँ, मन एक बार आ रहे हैं कि हमार खेत तो ले टावर हम भग गए, अब टावर के गड़े हेते में ना हमला किसान मन ला सर्वे करे बर भी नहीं बुलाई, कतका जमीन कौन किसान के ओमे दबे यहुल नहीं जानकारी दीस, गड्ढा खोदी तौल नहीं बताई, अपन मन मर्जी किसान वह अपन कंपनी वाले काम लग करे और आज तक के पेमेंट ला एको ठन दे नहीं है, केवल फसल नुकसानी भर दे है। ओकर बाद और एक टावर के पैसा मिली कोई किसान लग नहीं मिले। भेड़ सर नहीं लाइन वाले बिजली लाइन वाले पावर ग्रेड, तो वही मांग है किसान मन के भाई कि हमार पेमेंट लग दो, मौजा दो। अब एक दिन वो आ रहे हैं कलेक्टर यहाँ तो बोली पैसा आ गए, एसडीएम यहाँ एसडीएम करे कि 2-4 दिन लेके आ रहे हो। हाँ, मौजा मेन मुद्दा मौजा है। क्या नाम है आप, कौन से गांव से आते हैं? गजानन देशमुख, जमीन नक्कू। प्रदेश के विषय पर चर्चा करते हुए कांग्रेस अध्यक्ष सहकारी आवास संघ पूर्व मंत्री सत्यनारायण शर्मा ने छत्तीसगढ़ के बारे में विशेष रूप से कहा कि विगत 25 सालों में छत्तीसगढ़ में क्या खोया और क्या पाया है। साथ ही इस दौरान उन्होंने कहा कि उन तमाम लोगों और संस्थाओं को एक बार फिर से सामने आना होगा जिससे छत्तीसगढ़ का आर्थिक विकास और समरसता मजबूत हो। देखिए, 25 साल में एक तो भाईचारे की भावना में कमी आई, आपस में व्यवस्था बढ़ी, अपराध बढ़े और करप्शन भी बढ़ा है। ये ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में चुप रहना मुनासिब नहीं होता, इनको एक्सपोज करने की आवश्यकता है। अपराध बढ़ रहा है तो क्यों बढ़ रहा है, उसके पीछे क्या है, नियंत्रण क्यों नहीं हो पा रहा। रायपुर में रोज एक मर्डर हो रहा है, चाकूबाजी, तो ये हो गया रहा छत्तीसगढ़ में। पहले मध्य प्रदेश के टाइम में भी ऐसा नहीं था, लेकिन जब जब इनकी सरकार आती है बातें बढ़ने लगती। हम सरकार के फंड्स का मिस यूटिलाइजेशन, ये भी थोड़ा सा गलत तरीका है। इसी में तो भ्रष्टाचार पनपता है। एक जमाना मध्य प्रदेश के जमाने में अधिकारियों की मजाल थी जो करप्शन में इन्वॉल्व हो जाए, और अधिकारी पहले इन्वॉल्व होता है, अधिकारी कमाई का सूत्रधार बन गया। अधिकारी के जरिए लोग धन उपार्जन की बात करने लगे, करप्शन करके, भ्रष्टाचार करके। ये एक दुर्भाग्य की बात है, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। और आपस का जो सामंजस्य था, हिंदू मुस्लिम की आपस की जो भाईचारे की भावना थी, धर्मनिरपेक्षता का सिद्धांत ही खत्म हो गया। ये दुखदायी बातें हैं, छत्तीसगढ़ को तकलीफ देने वाली बातें हैं। पहले ईद में सब लोग जाया करते थे और दिवाली में सब अल्पसंख्यक समाज के लोग आया करते थे। हर त्योहार में मिलजुल करके हर त्योहार को मनाया गया, परंपरा रही है, तो धीरे धीरे खत्म होते जा रही है। इन्हीं को ठीक, इन सब चीजों को ठीक करने की आवश्यकता है। पहले सहकारी मिलें गई, अब सहकारी शक्कर कारखाने भी जा रहे हैं, सहकारी बैंक भी जा रही है, और जो सहकारी आवास जो मिलते थे लोगों को जो सरकार, ये पूरा तंत्र जो है वो कोलैप्स हो रहा है। क्या कारण क्या है, क्यों? देखिए, सहकारी मूवमेंट को कमजोर किया गया, सरकार ने उसको वेटेज नहीं दिया। हाउसिंग पॉलिसी में 1/3 जमीन जिन लोगों के लिए मकान बनाने के लिए हाउसिंग सोसाइटी के माध्यम से दी जाती थी,
रियायती दर पर। आजकल हर जमीन, पूरी जमीन हाउसिंग बोर्ड, आरडीए या फिर किसी न किसी संस्था को रियायती दर पर दे दी जाती है। प्रदेश की स्थिति पर बात करते हुए छत्तीसगढ़ कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रवक्ता राजेंद्र तिवारी ने कहा कि स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। बीते 24 सालों में छत्तीसगढ़ राज्य को एक मजबूत आर्थिक शक्ति और खनिज संसाधन से सशक्त होना था। साथ ही राजेंद्र तिवारी ने कहा कि विशाल जंगल और विविधतापूर्ण वनस्पति और खनिजों को विकसित करना होगा ताकि प्रदेश का स्वरूप भी बना रहे। बड़ी बात यह है कि छत्तीसगढ़ शायद पूरे भारत में उन चुनिंदा राज्यों में से है जो नैसर्गिक संपदा से समृद्ध है। हमारे यहाँ कोल है, आयरन ओर है, बॉक्साइट है, लाइमस्टोन है और तमाम हीरे से लेकर के टीन तक हर चीज का हम उपार्जन कर सकते हैं, उत्पादन कर सकते हैं और ये किया भी जाना चाहिए। जितने भी प्रमुख धंधे हैं, उद्योग, उनको यहां आमंत्रित किया जाना चाहिए। उसका मूल कारण यह है कि आजकल बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या है और सरकार के पास नौकरी तो बहुत सीमित है। तो नौकरी की संभावना यदि कहीं पर संभव हो सकती है तो वो प्राइवेट सेक्टर में है। अब आपने पूछा छत्तीसगढ़ के मामले में समृद्ध है, सब कुछ है, मगर यहां हाल के वर्षों में जिस तरह से अडानी को माइंस से लेकर के सारी चीजें दी जा रही है, आने वाला छत्तीसगढ़ इन राजनेताओं को जो इस तरह की हरकत कर रहे हैं, ये युवा पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी उनको। हम उद्योग धंधों को आमंत्रित कर रहे हैं। हमारे यहां जो यहां बरसों से काम कर रहे हैं, चाहे किसी भी प्रदेश से आए हुए थे, वो यहां से कमाई भी करते हैं और यहां के स्थानीय लोगों को रोजगार भी देते हैं और अपने काम धंधों का विस्तार यहीं छत्तीसगढ़ के अंदर रहते हुए भी करते हैं। आप उनको तो नेपथ्य में डाल रहे हैं, उनको दरकिनार कर रहे हैं और अडानी जैसी शक्ति जिसको भारत सरकार ने पूरी तरह से, चाहे वो रेलवे का क्षेत्र हो, वहां भी जाना चालू कर दिया है उन्होंने। विमानपत्तन के क्षेत्र में तो पहले ही दे दिया है, बंदरगाह तो पहले ही दे दिया उन्होंने। ऐसा कोई सेक्टर नहीं है जिसमें वो अडानी की भागीदारी सुनिश्चित न कर रही हो भारत सरकार। और चूंकि तथाकथित डबल इंजन की सरकार, उनको तो ऊपर से आदेश होता है। धर्मनगरी के रूप में प्रसिद्ध डोंगरगढ़ शहर में 4 साल की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की जघन्य वारदात ने पूरे छत्तीसगढ़ को हिलाकर रख दिया है। दरअसल आपको बता दें कि घटना के बाद गुस्साए नागरिकों ने थाने के घेराव किया और जिसके बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए 53 साल के आरोपी पड़ोसी ज्ञानी चोरे को गिरफ्तार किया है। वारदात रविवार शाम की है, जब पीड़ित बच्ची ट्यूशन से लौट रही थी, तभी उसी दौरान जो आरोपी था उसने उसके साथ हैवानियत की वारदात को अंजाम दिया। घर लौटने पर बच्ची ने पूरी आपबीती अपनी मां को बताई और जिसके बाद दादा ने उसे परेशान किया है। बच्ची के दादा कहने जाने पर मां को इसी पड़ोसी पर शक हुआ। थाना घेराव के बाद पुलिस ने रातों रात कार्रवाई करते हुए बच्ची का तत्काल मेडिकल परीक्षण कराया और जिसके बाद मामला दर्ज किया गया और पीड़िता के परिजनों के बयान के आधार पर स्थानीय लोगों की जानकारी के आधार पर पुलिस ने आरोपी ज्ञानी चोरे को हिरासत में लिया। पूछताछ के बाद में, फॉरेंसिक जांच के बाद में और आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया है। उधर दुर्ग के भिलाई में स्वर साधना और लाइफ केयर दुर्ग के संयुक्त तत्वाधान में याद मुकेश कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में स्थानीय कलाकारों ने स्वर्गीय गायक मुकेश कुमार के सुपरहिट गीत प्रस्तुत किए। खचाखच भरे हॉल में दर्शक पुरानी यादों में खो गए और कलाकारों की सुरीली आवाज में सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। और इस मौके पर वैशाली नगर से विधायक रिकेश सेन ने कहा कि जब इंसान तनाव में होता है तो संगीत ही उसे सुकून देता है। भिलाई कलाकारों का शहर है और यहाँ ऐसे कार्यक्रम लगातार होते रहने चाहिए। वहीं विशेष अतिथि के तौर पर पहुंचे कैलाश बर्मेचा ने बताया कि
पिछले 23 सालों से इस आयोजन को लगातार किया जा रहा है और हर बार जो है शहरवासियों को भरपूर प्यार मिलता है। कार्यक्रम को सफल बनाने में आयोजक समिति की अहम भूमिका रही। कई सालों से बीडी निजामी जी के नेतृत्व में याद मुकेश का ये कार्यक्रम और गीत संगीत से भरा हुआ और एक ऐसा संगीत जिससे हम सबको जब हम परेशान रहते हैं, विचलित रहते हैं अपने जीवन में, तो संगीत सुनकर जो है सुकून महसूस होता है। और भिलाई जो है शिक्षाधानी है, कलाधानी है, लेकिन साथ में खेलधानी भी है, धर्मनगरी भी है और कला के रूप में विख्यात पूरे देश में भिलाई है। और यहाँ पे सभी कलाकार जो है भी अपनी प्रस्तुति देंगे, गीत संगीत से मनोरंजन करेंगे भिलाई वासियों का। और ये कार्यक्रम और हमेशा होते रहना चाहिए, ऐसी मेरी शुभकामनाएं। पूरी टीम को बधाई देता हूँ। सर आज राष्ट्रीय योग दिवस, हाँ, समापन है और मेरे जीवन में तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी मेरी जानकारी में नहीं था जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है। लेकिन मैंने पूरे जितने राज्य से आए थे 31 राज्य के एक बच्चों से पर्सनली बात की और उनकी योग्यता देखा। मुझे अब लग रहा है कि अब जो हमारा भारत और शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि लोग नशे और अपराध से जो युवा जुड़ गए थे वो युवा जो है अब योग से जुड़ रहे हैं, तो हमारा भारत जो है चमकता हुआ भारत है। आयोजन काफी सफल हो रहा है और ये इनका 23वां वर्ष का आयोजन है। बहुत जल्दी रजत जयंती में पहुंच जाएंगे। इस आयोजन को शहरवासी काफी पसंद करते हैं और मुझे भी पसंद आ रहा है ये प्रोग्राम्स। कलाकार सारे दुर्ग भिलाई क्षेत्र के पूरे हैं, बाहर से भी कलाकार आए हैं। कार्यक्रम सफल है। नहीं, मुकेश के अलावा रफी के सभी के गाने गाए जा रहे हैं, लेकिन एक पुराने गानों पे ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने जशपुर जिले में सामुदायिक पर्यटन की एक नई पहल की शुरुआत की है और इस पहल से स्थानीय संस्कृति और परंपराओं को नई पहचान मिलेगी और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। बता दें कि मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कैंप कार्यालय से जशपुर के लिए जो है 5 ग्राम में होम स्टे योजना का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भी वहां मौजूद रहे। मुख्यमंत्री साय ने कहा कि होम स्टे नीति से पर्यटक सीधे गांव में रहकर आदिवासी संस्कृति, पूजन पद्धति और स्थानीय खान पान का अनुभव कर सकेंगे। यह पहल न केवल जशपुर को पर्यटन के नक्शे पर जो है नई पहचान दिलाएगी, बल्कि स्थानीय समुदाय को आत्मनिर्भर भी बनाएगी। इस मौके पर प्रशिक्षण प्राप्त पर्यटन मित्रों को प्रमाण पत्र वितरित किए गए। दुर्ग में बौद्ध समाज ने शांतिपूर्ण मशाल रैली निकाली। बता दें कि 12 फरवरी से लगातार देश भर में आंदोलनरत बौद्ध समाज ने दुर्ग में हजारों की संख्या में एकजुट होकर शांतिपूर्वक मशाल रैली का आयोजन किया। समाज की प्रमुख मांग 1949 बीटी एक्ट में बदलाव और बिहार स्थित महाबोधि महाविहार का पूर्ण स्वामित्व बौद्ध समाज को दिए जाने की जो है मांग की है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि इस मुद्दे पर सरकार लंबे समय से चुप्पी साधे हुए है। मशाल रैली के दौरान समाज के लोगों ने जो है प्रधानमंत्री और बिहार सरकार तक जो है अपनी आवाज पहुंचाने का संकल्प जताया। जो बहरी गूंगी सरकार जो बैठी हुई है राज्य में, केंद्र में, उनको बताना चाहते हैं कि बौद्ध जो है इतने शांत है, लेकिन इतने शांत भी नहीं है। आपने मशाल को देखा होगा, तपती हुई धूप में तपती हुई मशाल लेके जा सकते हैं। अगर वो शांति है तो क्रांति का भी बिगुल बजा सकते हैं। इस मशाल यात्रा के माध्यम से हम चेताना चाहते हैं सरकार को कि गूंगी बहरी सरकार होश में आओ। होश में नहीं आओगे तो एक नेपाल भारत भी बन सकता है, क्योंकि बौद्ध बहुत ही शांति का प्रतीक है। अब तक हम 2 रूप में काम कर रहे हैं, एक तो सड़कों की लड़ाई लड़ रहे हैं, दूसरा हम कानून। हर कम्युनिटी का उसका मैनेजमेंट होता है और उनके हाथ में है, तो मैं उसको दोहराऊंगी नहीं। और धन्यवाद आपके चैनल के द्वारा देना चाहूंगी कि आप हमारी बात सरकार तक पहुंचाइए, चाहे वो राज्य सरकार हो, चाहे वो केंद्र सरकार हो, कि वाकई में नेपाल को, भारत को भी दूसरा नेपाल बन के देर ना लगे। और हमारी भी जो विरासत है इतने सालों से, जो मैं किसी धर्म का, किसी जाति समुदाय का यहाँ पे उल्लेख नहीं करना चाहूंगी। अगर गैर बौद्धों के हाथ में है तो हमें बौद्धों को सौंप दिया जाए, क्योंकि उन्होंने अपनी विरासत अपने हाथ में लेकर रखे, वैसे हमें भी अपनी विरासत
दे यहाँ पर हमें वापस। और हमारी लड़ाई है, जैसे कि आपने देख रहा है, मौसम देख रहे हैं इतना, तो भी हमने कभी हार नहीं मानी। तो ये क्रांति होने देर न लगेगी। तो सरकार है, राज्य सरकार हो या केंद्र सरकार हो, जाग जाए कि ये उग्र हो जाए और उसमें धार्मिक और कुछ बड़ी, चाहे कोई भी नुकसान हो, मानवीय हो, माल का हो, और भी कुछ हो सकता है इससे आगे। तो ये राज्य सरकार की बहुत बड़ी बात नहीं है करके देना, उनके हाथों में है। तो हम लोग यही गुजारिश करेंगे, विनती करेंगे, उनसे सिफारिश करते हैं कि सारी चीजें बौद्धों से शांत है और कोई नहीं है। बौद्धों से शांति अधिक किसी के पास नहीं है, किसी धर्म में नहीं है। और हम लोग मशाल रैली, पैदल मार्च किए हैं, दिखाते हुए पूरे शहर ने देखा है कि हमने आज इतनी तपती हुई धूप में अपनी मशाल रैली इतनी शांति से हमने पूर्ण किए हैं। यहाँ पर प्रकाश लामा जी यहाँ पे आए हैं, उनके सानिध्य में, उनके गाइडेंस में हमने ये पूरी की है। तो हमें जितनी शांति से हम अपनी बात रख रहे हैं, उतनी शांति से वो हमारी बात को पूर्ण करें, हमारी विरासत हमें वापस करें। मैं बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। यह रैली निकाली गई है देश के उन तमाम लोगों को बताने के लिए जिन्होंने बुद्ध। हमारी ये मांग है कि जो महाबोधि विहार है बोध गया में, वो हम जो हिंदुओं के, ब्राह्मणों के कब्जे में, वो मुक्त होना चाहिए, जैसे कि मुस्लिम का। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।